गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम थ्री फिन कैटास्ट्रॉफ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। क्योंकि स्टार्ट वहीं से होती है जहां पर ब्लोकर्स के हमले की वजह से ज़ायान को कंट्रोल संभालना पड़ता है। कैप्टन जी ज़ायान से बोलते हैं कि बच्चे जल्दी करो, अब मैं इसे और हैंडल नहीं कर सकता। इस पर ज़ायान जल्दी से सीट पर बैठते हुए वीसीआर हेलमेट को पकड़ कर पहन लेता है। से ज़ायान की थिंकिंग एयरक्राफ्ट के टर्मिनल से कनेक्ट हो जाती है। ज़ायान कंट्रोल संभालते ही सबसे पहले प्लेन को बैलेंस करता है। एयरक्राफ्ट काफी तेजी से दोबारा अपनी पोजीशन पर चला जाता है। एयरक्राफ्ट के स्टेबल होने की वजह से सारे अलार्म्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं। एयरक्राफ्ट दोबारा से अपने उसी ट्रैक पर वापस चलने लगता है। से स्टूडेंट्स को ये पता चलता है तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए बोलते हैं कि हम बच गए। लिली और बेला भी काफी ज्यादा हैरान हो रही थी। ज़ायान को देखते हैं जिसने काफी अच्छे से ड्राइविंग सीट को संभाल रखा था। में कैप्टन जी उससे बोलते हैं, बच्चे मुझे मुझे माफ करना, अब मैं और संभाल नहीं सकता। ये बोलते ही कैप्टन जी वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाते हैं। उन पर भी ब्लोकर्स ने अटैक कर दिया था। जिन्हें ऐसे अनकॉन्शियस होता देखकर ज़ायान जल्दी से चलाते हुए उन्हें बुलाने लगता है कि सीनियर होश में आए, मगर वो तो उसे सुन ही नहीं पाते। कैप्टन जी के अनकॉन्शियस होने की वजह से दोबारा से अलार्म्स चलने लगते हैं। इस टाइम राइट विंग के इंजन का कंट्रोल लूज हो रहा था। सिचुएशन को देखकर ज़ायान काफी ज्यादा घबरा चुका था। क्या लगता है अब बहुत देर हो चुकी है, कोई और स्टूडेंट इतनी जल्दी कैप्टन जी की जगह नहीं ले सकता। ऐसा लगता है कि अब मुझे फोर्सफुली इस एयरक्राफ्ट को सिंगल पर्सन ड्राइविंग मोड पर स्विच करना होगा। ज़ायान के ऐसा करने की वजह से उसे अलर्ट शो होने लगते हैं कि क्या अब सच में इस एयरक्राफ्ट को सिंगल पर्सन ड्राइव मोड पर शिफ्ट करना चाहते हैं। जिस पर ज़ायान यस बोल देता है। तरह से एयरक्राफ्ट को ड्राइव करने में उसकी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो रही थी। काफ़ी मुश्किल से एयरक्राफ्ट को हैंडल कर रहा था, यहाँ तक कि उसके मुंह से खून आने लगता है। एयरक्राफ्ट दोबारा से काफ़ी तेज़ी के साथ नीचे गिरने लगता है। ज़ायान जितनी जल्दी हो सके एयरक्राफ्ट को हैंडल करने का ट्राई कर रहा था। एयरक्राफ्ट काफ़ी तेज़ी से क्रैश होने जा रहा था। वो जमीन से टकराने ही वाला था कि मगर ज़ायान उसे संभाल लेता है। उसे ऐसे गिरता देखकर अंदर मौजूद स्टूडेंट काफी ज्यादा डर चुके थे। ज़ायान एयरक्राफ्ट को संभालते हुए दोबारा से उसे फ्लाइंग मोड में लाता है और पूरी तरह से क्रैश होने से पहले ही वो वहां से उड़ जाते हैं। लिली को देखते हैं जो एयरक्राफ्ट के इतनी तेजी से मूव होने की वजह से डिजीनेस फील करने लगती है। वो जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रखकर खुद को वॉमिटिंग करने से रोकती है। एयरक्राफ्ट में मौजूद बाकी स्टूडेंट्स का भी यही हाल हो रहा था। हम ज़ायान को देखते हैं जो काफ़ी मुश्किल से एयरक्राफ्ट को संभालने के बाद साय करते हुए बोलता है, फॉर्चुनेटली हम बच ही गए। वे इतने में ही उस पर भी अटैक होने लगता है। अटैक किसी और ने नहीं बल्कि ब्लोकर्स ने किया था। वो कंटिन्यूसली ज़ायान की थिंकिंग पर अटैक करने लगते हैं। इस पर ज़ायान खुद को संभालते हुए सोचता है कि मुझे बस खुद पर काबू रखना होगा। बस बेस से 20 मिनट ही दूर है। इतने में उसे बेस 2 से मैसेज आता है कि एयरक्राफ्ट के पायलट फौरन ही हमें इंजन की आईडी रिपोर्ट बताएं। फिर ज़ायान जल्दी से उन्हें बताता है कि मैं कैप्टन नहीं हूँ, मेरा नाम ज़ायान है। और फिर वो उन्हें इंजन की आईडी बताते हुए बोलता है उन पर ब्लोकर्स ने अटैक किया है, दोनों सिस्टम ओवरलोडेड हो चुके हैं। फिर हम बेस 2 का सीन देखते हैं जहाँ पर एक पर्सन सुपीरियर को रिपोर्ट करते हुए बताता है लाइन 1 पर इमरजेंसी सिचुएशन रिपोर्ट की गई है। बेस 14 का एयरक्राफ्ट 388 जिसे कि एक ही सिंगल पर्सन ड्राइव कर रहा है। वो पर्सन ना तो कैप्टन जॉन है और ना ही कैप्टन जी। फिर सुपीरियर रिपोर्ट को चेक करते हुए पूछता है तो कौन ड्राइव कर रहा है। वो पर्सन सुपीरियर को बताता है कि सेंट्रल एकेडमी का स्टूडेंट ज़ायान। जिस पर कर्नल पूछता है क्या उन पर ब्लोकर्स ने अटैक किया है। इस पर वो पर्सन बताता है यस कर्नल, और ज़ायान अभी अकेला ही डबल सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है। अगर हम उन्हें बेस में आने की इजाज़त दे देते हैं तो हमें उन्हें टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जिस पर कर्नल ज़ायान पर डाउट करते हुए सोचने लगता है एक छोटा सा स्टूडेंट अकेले ही डबल सिस्टम को कैसे ऑपरेट कर सकता है। यह सच में कोई इतना काबिल है जो हमारी टेक्निकल सपोर्ट के बिना ही ब्लोकर को रोक पा रहा है। जिसे सोचते हुए कर्नल ऑर्डर करते हैं कि सबसे पहले उसके ब्रेन की टर्मिनल एक्सेस स्पीड चेक करो। वह वो पर्सन टर्मिनल को चेक करने लगता है और काफी ज्यादा हैरान होते हुए कर्नल को बताता है ये 300 गीगाबाइट है। इसे सुनकर कर्नल अब रिपोर्ट को बंद करके ज़ायान से कांटेक्ट करने का बोलते हैं। इस पर वो पर्सन कर्नल को ज़ायान के साथ कनेक्ट कर देता है। कर्नल बोलते हैं हेलो ज़ायान, मैं कर्नल शेंगबिन हूँ, बेस 2 का कमांडर। जिस पर ज़ायान काफ़ी मुश्किल से अपनी लड़खड़ाती हुई वॉइस से रिप्लाई करता है
کہ کرنل اب میں اور زیادہ اسے ہینڈل نہیں کر پا رہا، پلیز۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زویان کی حالت کافی زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ وہ اپنی پوری طاقت کا یوز کرتے ہوئے کسی نہ کسی طرح پلین کو سنبھالے ہوئے تھا، جس پر کرنل رپلائی کرتے ہیں کہ مجھے معاف کرنا، میں ابھی تمہیں کوئی بھی ٹیکنیکل سپورٹ پرووائڈ نہیں کر سکتا۔ اس کی یہ بات سن کر زیان کو تھوڑا غصہ آ جاتا ہے۔ وہ غصے سے بولتا ہے، کرنل کیا ہم مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ بلوکرز کنٹینیوسلی میرے سب کانشیس پر اٹیک کر رہے ہیں۔ اگر آپ باہر سے ٹرمینل کو کنٹرول کرنے میں میری ہیلپ نہیں کریں گے، وہ بلوکرز مجھ پر بھی کنٹرول کر لیں گے۔ اس ایئر کرافٹ میں ٹوٹل 2 کیپٹن اور 12 اسٹوڈنٹس ہیں۔ اگر آپ ہیلپ نہیں کریں گے تو ہم سبھی یہیں پر مر جائیں گے۔ اس پر کرنل زیان کو شانت رہنے کا بولتے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اگر ہم تمہیں ٹیکنیکل سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں تو جو بلوکر تمہیں روک رہے ہیں ہم انہیں ڈسکور کر سکتے ہیں؟ ہمیں خود ہی بیس تک آنا پڑے گا بنا کسی ہیلپ کے۔ تب تک کے لیے میں ٹرمینل سے سارے کانٹیکٹ ختم کر رہا ہوں۔ ایسا کرنے سے بلوکرز کی انفارمیشن تمہارے مائنڈ میں رہ سکتی ہے، جس سے ہم ٹوٹل سرچ آرگنائزیشن کو ٹریک کر پائیں گے۔ سرچ کے ارادوں کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ایک اچھا موقع ہے۔ گائز، اگر آپ کنفیوز ہو رہے ہیں تو میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ بلوکرز وہ ہیں جو کسی بھی ایئر کرافٹ کو ہیک کر کے اس کو چلانے والے پرسن کی تھنکنگ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ایک اسٹرانگ مائنڈ والا پرسن ہی ان کے اٹیک سے خود کو بچا سکتا ہے، جیسا کہ کرنل ہائن برٹن نے بلوکرز کے اٹیک کے باوجود ایئر کرافٹ کو ٹریکنگ مثال سے بچا لیا تھا۔ نارمل پرسن جس کی برین پاور زیادہ نہیں ہوتی وہ بلوکرز کو روک نہیں پاتا، وہ اپنے ہی سب کانشیس میں قید ہو جاتا ہے، جیسا کہ کیپٹن جون اور کیپٹن جی کے ساتھ ہوا ہے۔ زیان ابھی تک تو بلوکرز کو روکے ہوئے تھا، مگر اب وہ بلوکرز کو مزید روک نہیں پا رہا تھا۔ اس کے لیے اسے ٹیکنیکل سپورٹ چاہیے تھی، مگر کرنل شین تو اسے سپورٹ کرنے سے منع کر رہے تھے۔ زیان کافی بری سچویشن میں پھنس چکا تھا۔ وہ کرنل سے پوچھتا ہے، کیا ہوگا اگر ایسا کرنے میں فیل ہو گیا اور بیس پر نہیں پہنچ پایا؟ اس پر کرنل بنا کسی ایکسپریشن کے اسے بولتے ہیں کہ تم لوگ کریش کر جاؤ گے۔ یہ کرنل تو بہت ہی روڈ ہے۔ زیان کرنل کی اس بات پر غصہ ہوتے ہوئے بولتا ہے، کیسے اس وجہ سے ہے کہ ہم ابھی بس اسٹوڈنٹس ہیں، ہماری لائف آپ کے لیے کوئی بھی معنی نہیں رکھتی۔ جس پر کرنل اسے بولتے ہیں کہ مجھے دوسروں کی کوئی پرواہ نہیں، اگر تمہارے برین اور ٹرمینل کی پروسیسنگ سپیڈ کو دیکھتے ہوئے ہمیں تمہیں تو بچا کر رکھنا پڑے گا، تم ہمارے لیے ایک امپورٹنٹ ریسورس ہو۔ پھر زیان تھوڑا چونکتے ہوئے سوچتا ہے کہ ریسورس، میں ایک زندہ پرسن ہوں، وہ مجھے ریسورس کیسے بول سکتے ہیں؟ اس پر کرنل بولتے ہیں، میری بات دھیان سے سنو، جو کچھ بھی تم سوچتے ہو ٹرمینل اسی تھنکنگ کو پروسیس کرتے ہوئے چلتا ہے۔ اب یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم اس سچویشن سے باہر نکلنے کے لیے کس طرح سے سوچتے ہو۔ تم اپنی تھنکنگ کا یوز کرتے ہوئے بلوکرز کو ڈسٹروائے بھی کر سکتے ہو۔ پھر زیان چلاتے ہوئے بولتا ہے کہ نون سینس، یہ ساری باتیں بس تم ڈاکومنٹس میں لکھ سکتے ہو۔ مگر جیسے ہی زیان کو کرنل کی بات سمجھ میں آتی ہے تو وہ کافی زیادہ حیران ہوتے ہوئے سوچتا ہے، کیا سچ میں بلوکرز کو ڈسٹروائے کر سکتا ہوں؟ کرنل نے ابھی مجھے کسی طرح کا ہنٹ دیا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں اس کرنل کی باتوں میں آ کر مارا جاؤں۔ یہ پاگل کول بلڈڈ کرنل، یہ سوچتے ہوئے وہ دوبارہ سے کنٹرول کو سنبھالنے لگتا ہے۔ کرنل زیان کو دیکھتے ہوئے اسے مانیٹر کر رہا تھا۔ ایک ٹیم ایئر کرافٹ اور زیان کی سچویشن کو مانیٹر کرتے ہوئے کرنل کو بتاتی ہے، بلوکرز کنٹینیوسلی زیان پر اٹیک کر رہے ہیں۔ زیان نے اپنے سوچنے کا طریقہ چینج کر لیا ہے اور اب وہ ایک نیا فریم ورک بنا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کرنے کی وجہ سے زیان کو وارننگز ملنے لگتی ہیں۔ وارننگز مل رہی تھی کہ ڈرائیور اس ٹائم کافی کریٹیکل کنڈیشن میں ہے اور وہ جلد ہی کولیپس ہو کر گر جائے گا۔ کرنل کافی غور سے زیان کو پوری سچویشن کو ہینڈل کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ پلین دوبارہ سے اپنا بیلنس کھو رہا تھا، جس پر زیان کافی مشکل سے کسی نہ کسی طرح بیس پر پہنچنے کا ٹرائی کرتا ہے۔ ٹیک سرجن کرنل کو رپورٹ کرتے ہیں کہ ایئر کرافٹ بیس تک پہنچنے والا ہے۔ اسے دیکھ کر اب کرنل بھی ڈور کو اوپن کرنے کا آرڈر دے دیتے ہیں۔ آرڈر ملتے ہی ٹیک سرجن جلدی سے بیس کے ڈور کو اوپن کر دیتے ہیں تاکہ ایئر کرافٹ بیس کے اندر آ سکے، اور کرنل کو بتاتے ہیں کہ وہ ہم سے صرف 15 منٹ ہی دور ہیں، کیا ہمیں وائرلیس سگنلز کو بند کر کے ان کی ساری ٹرانسمیشنز کو بند کر دینا چاہیے۔ اس پر کرنل انہیں تھوڑی دیر اور ویٹ کرنے کا بولتے ہیں۔ کاؤنٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، 10 منٹس، 5 منٹس۔ وہ کرنل کے آرڈر کا ویٹ کر رہے تھے۔ ٹیک سرجن کرنل سے پوچھتا ہے کہ کرنل ہم کیا کریں، مگر وہ کوئی بھی رپلائی نہیں کرتے۔ 4 منٹس، 3 منٹس، اتنے میں کرنل بولتے ہیں کہ وائرلیس سسٹم کو بند کر کے ساری ٹرانسمیشنز کو روک دو۔
फिर टेक सर्जन जल्दी से यस बोलते हुए सारे सिग्नल्स ब्लॉक कर देते हैं। सिग्नल्स ब्लॉक होने के बाद एयरक्राफ्ट काफी मुश्किल से लड़खड़ाते हुए बेस में एंटर हो ही जाता है। एक स्मूथ लैंडिंग नहीं थी, मगर वो क्रैश होने से बच गए थे। इंजन कट होने की वजह से प्लेन के अंदर बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। सारे स्टूडेंट काफी ज्यादा घबराते हुए बोलते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ इतना ज्यादा अंधेरा क्यों है, क्या दोबारा से हम नीचे गिरे हैं, वही क्या हो रहा है, हम एग्जैक्टली कहाँ पर हैं। उन्हें तो ये लग रहा था कि प्लेन बेस तक पहुंचने से पहले ही क्रैश हो चुका है। वो सभी स्टूडेंट जल्दी से एयरक्राफ्ट के कैबिनेट के पास जमा होने लगते हैं। लिली ज़ायान के लिए काफी ज्यादा वरीड हो रही थी। वो उससे पूछती है कि ज़ायान क्या तुम यही हो। वो बार बार ज़ायान को बुलाने लगती है, मगर अंदर से कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता। इतने में एयरक्राफ्ट के डोर ओपन होते हैं और बाहर से कोई टीम अंदर आती है। इन्हें आधा देखकर लिली थोड़ा चौंक जाती है। वो पर्सन जल्दी से आगे बढ़कर उन्हें वहां से हटने का बोलते हैं। वो जल्दी से भागते हुए कैबिनेट का डोर को ओपन करके अंदर दाखिल हो जाते हैं। देखते हैं कि ज़ायान इस टाइम अनकॉन्शियस था। वो पर्सन ज़ायान को संभालते हुए बोलते हैं कि जल्दी से ड्राइवर के ब्रेन को लिंक करो, जितना जल्दी हो सके डाटा को कलेक्ट करना स्टार्ट करो। वो सारे डाटा को कलेक्ट करके ब्लॉकर्स को ढूंढने का ट्राई करने वाले थे। इन्हें ऐसा करते देखकर लिली जल्दी से आगे बढ़कर उनसे पूछती है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो और ज़ायान को क्या हुआ है। पर वो पर्सन अपने फेस को टर्न करके लिली की तरफ देखता है। हम देखते हैं कि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि कर्नल शन थे। वो लिली को बताते हैं कि मैं इस बेस का कमांडर हूँ। बेस 2 पर आप सभी का वेलकम। तुम सभी ने बहुत मेहनत की है। सभी के लिए अच्छा सा डिनर तैयार किया जाएगा। स्टूडेंट्स प्लीज इसे एंजॉय करना। बोलते हुए कर्नल वहाँ से चले जाते हैं। पहला लिली को भी वहाँ से ले जाने का ट्राई करती है। वो उससे बोलती है कि ये कर्नल शन है, हमें इनके ऑर्डर फॉलो करने होंगे। लिली तो अभी भी ज़ायान के लिए वरीड हो रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो कैप्टन्स को स्ट्रेचर पर लिटाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। पर्सन कर्नल से बोलता है कि कर्नल बिना किसी एक्सपर्ट की हेल्प से हम इन्हें अपने सबकॉन्शियस से वापस नहीं ला सकते। फिर कर्नल उससे बोलता है क्या तुम ये चाहते हो कि मैं खुद से इनके ब्रेन में एंटर होकर इन्हें ठीक करूं। कर्नल की ये बात सुनकर वो पर्सन चुप कर जाता है। कर्नल ज़ायान की तरफ मुड़ते हुए बोलते हैं कि अब मैं कभी भी ह्यूमंस के ब्रेन में एंटर नहीं करने वाला। ह्यूमंस का सबकॉन्शियस काफी डेंजरस जगह है। उससे पूछते हैं कि इन्फॉर्मेशन निकालने का काम कैसा चल रहा है, जिस पर वो पर्सन रिप्लाई करता है कि इसके माइंड से ब्लॉकर्स के अटैक और उनके ट्रेस की सारी इन्फॉर्मेशन हमने सक्सेसफुली निकाल ली है। जिस पर कर्नल ज़ायान की तरफ देखते हुए पूछते हैं तो ये कब तक उठने वाला है। जिस पर वो पर्सन रिप्लाई करता है कि ये अपने कॉन्शियसनेस की सेल्फ प्रोटेक्शन स्टेट में है। चाहे कोई इसके ब्रेन में एंटर करके इसे ये बताए कि ये सेफ है, मगर फिर भी ये नहीं उठने वाला। इसे सुनकर कर्नल साई करते हुए बोलते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अपनी बनाई हुई दुनिया में ही ट्रैप हो चुका है, तो ये एक रोकी ही। पर वो पर्सन ज़ायान को डिफेंड करते हुए बोलता है कि कर्नल एट लीस्ट ज़ायान हमारे लिए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लेकर आया है और आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मगर कर्नल तो उसकी बात काटते हुए बोलते हैं कि मैंने ये पहले ही बोल दिया है कि मैं किसी के भी माइंड में दोबारा नहीं जाने वाला। अगर ये खुद ब खुद नहीं उठता तो इसे ऐसे ही रहने दो, तक हमें इसे चाल में वापस सेंड करने का मौका न मिल जाए। वहाँ कोई ना कोई तो इसे उठा ही लेगा। हम ज़ायान के सबकॉन्शियस को देखते हैं जो कि काफी ब्यूटीफुल जगह थी। यहाँ पर ज़ायान मजे से ग्रास पर लेटा था। वो अपनी आइज को बंद करके ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट का मजा ले रहा था। देखने में वो बहुत ही रिलैक्स लग रहा था। में हम उसके पास किसी को आता देखते हैं। वो पर्सन जल्दी से आगे बढ़कर ज़ायान के ऊपर बैठ जाता है। अपने दोनों हाथों से ज़ायान के बाजुओं को पकड़कर लॉक कर लेता है। इसके ऐसा करने पर ज़ायान चौंकते हुए उठता है। हम देखते हैं कि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि कैथे था। गाइस, आपको भी यही लगा था ना कि ये कर्नल बर्टन होंगे। देखिए, ऐसा करने की वजह से ज़ायान बुरी तरह से चौंकते हुए उठता है। वो जैसे ही कैथे को देखता है तो वो गुस्से से बोलता है, माश कहीं के, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। जिस पर कैथे स्माइल करते हुए उसे बोलता है, बदमाश तुम्हें ढूंढने के लिए आया है, मुझे देखकर क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई। ये बोलते हुए वो ज़ायान के फेस के बिल्कुल सामने आ जाता है। फिर ज़ायान उससे पूछता है, क्या तुमने दोबारा से वेट गेन कर लिया है या तुम लंबे हो चुके हो। इस पर कहते स्माइल करते हुए बोलता है, ओ तुम ऐसा तो मत करो, तुम्हें मुझे कंफर्ट करना चाहिए। पिछले 1 साल से मैं 1 सेंटीमीटर भी नहीं बढ़ा। ज़ायान, तुम दोबारा से काफ़ी स्लो हो रहे हो।
میں نے سنا ہے کہ اس منتھ کے ٹیسٹ میں تمہیں بی ملا ہے اور تم ایسے ہی کرتے رہو گے تو تم کبھی بھی سینٹرل اکیڈمی میں نہیں جا پاؤ گے، نہیں تم ہائی لیول ٹرمینل پر ریسرچ کر سکتے ہو اور تم پوری زندگی لیفٹیننٹ بن کر ہی رہ جاؤ گے۔ اور زایان رپلائی کرتا ہے کہ میں نے کبھی بھی سینٹرل اکیڈمی میں جانے کا نہیں سوچا، میں تو یہاں سے باہر جانا چاہتا ہوں۔ زایان شروع سے ہی ڈارک سٹی سے باہر نکلنا چاہتا تھا، ورلڈ کو دیکھنا چاہتا تھا، اسے اوشن پر ریسرچ کرنی تھی۔ سٹی سے باہر نکلنے کا سوچ کر ہی زایان کی آنکھیں چمکنے لگتی ہیں۔ مومنٹ کے ساتھ آج کا یہ چیپٹر یہیں پر اینڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ نے اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھا ہے تو آپ اسے لائک کر کے مجھے موٹیویٹ تو کر ہی سکتے ہیں۔ تو چلیے ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو، ٹیک کیئر اینڈ بائے بائے۔